बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है। बाय इन्फ्लेशन इन ऑर्डनरी लैंग्वेज वी मीन ए प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस। दिस सिचुएशन इज़ डिस्क्राइब इन डिफरेंट मैनर्स। ठीक है। अगर हम जब इन्फ्लेशन मीन अफरात-ए-ज़र, जब हम इन्फ्लेशन को आम ज़बान में डिस्कस करते हैं तो उसका मतलब है जब कीमतें, किसी भी चीज़ की कीमतें ना बढ़ रही हों। ठीक है, कीमतें बढ़ रही हों अशिया कमोडिटीज़ की। इस सिचुएशन को हम ना मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं डिफरेंट। ए सिचुएशन वेयर जनरल प्राइस लेवल इज़ प्रेजेंटली मूविंग अपवर्ड इन ए कंट्री इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है। ये एक ऐसी सूरत हाल होती है जब जो आपकी जनरल प्राइस लेवल होती है ना कमोडिटीज़ की, वो मुस्तकिल तौर पे ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हों। ठीक है, अपवर्ड तेज़ी से बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हों। ठीक है, एक कंट्री में उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, अफरात-ए-ज़र कहते हैं, मतलब महंगाई। ठीक है। जब भी कोई जैसा पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारी हर प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, तो उससे इसकी वजह से हमारी हर चीज़ पे उसका इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है। इन केन्जियन सेंस ट्रू इन्फ्लेशन बिगेन व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई of output in response to increase in money supply has fallen to zero। ठीक है। अगर हम केन्जियन में इसमें एक डेफिनेशन दी है हमें। ठीक है, उसका मतलब ट्रू इन्फ्लेशन, हकीकी इन्फ्लेशन कब स्टार्ट होती है। ठीक है, शुरू होती है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, जब रसद की जो लचक है उसकी जो पैदावार होती है ना, इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई। जैसे मनी सप्लाई, आपका जो पैसों की जो रसद है, ठीक है, वो भी बढ़ जाती है, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट पता है, वो ज़ीरो होता है। उससे आउटपुट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। जितनी तेज़ी से हमारे पास मतलब इनकम तो होती है, लेकिन चीज़ें अगर हमारे पास शॉर्ट हो तो उस हिसाब से अगर चीज़ें प्राइस वो हमारे पास पैदावार ना बढ़े तो उससे महंगाई बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन आउटपुट इज़ इररिस्पॉन्सिव टू चेंज इन मनी सप्लाई इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है। अगर हम इसको दूसरे आम अल्फाजों में, अदर वर्ड्स में देखें, ठीक है, जब भी किसी चीज़ की पैदावार ना गैर जिम्मेदार हो, मतलब चेंज मनी की सप्लाई के चेंज होने से, मतलब चेंज तो मनी सप्लाई जैसे पैसों की रसद चेंज हो, तब्दील होती है। ठीक है, रिस्पॉन्स गैर, तो उसको भी हमें इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब वही बात जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया है पिछले पॉइंट पे, मतलब मनी सप्लाई में भी चेंजेस हो गए लेकिन उतनी हिसाब से पैदावार नहीं बढ़ी हमारी, तो ऐसी बात है, तो उसकी वजह से फिर हमारे लिए महंगाई स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगर हम इसको और सिंपल वर्ड में देखें, इन कॉलब्राउन वर्ड्स, इट इज़ ए केस ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ठीक है, ये एक ऐसा केस है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा बहुत थोड़ी चीज़ों के पीछे भागे, तो उसको भी हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिकली भी। If the rate of increase in person income does not keep up with the rate of increase in price, then that person purchasing power will decline and this situation indicates inflation। ठीक है, अगर हमारा रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, अगर पर्सन इनकम की जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है, ठीक है, इन पर्सन इनकम डज़ नॉट कीप अप, ठीक है, उस हिसाब से ना बढ़े विद द रेट ऑफ इंक्रीज़ है, जैसे मतलब प्राइसेस बढ़ी उस हिसाब से अगर हमारी जो भी पर्सन है उसकी इनकम ना बढ़े तो उसका नतीजा क्या निकलता है, तो उसके जन दैट पर्सन, तो उस पर्सन जो भी आदमी होता है ना, उसका जो परचेजिंग पावर होती है, क़ुव्वत ख़रीद होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। तो ये सिचुएशन में क्या कहती है, इन्फ्लेशन की तरफ इशारा करती है, महंगाई की तरफ, अफरात-ए-ज़र की तरफ इशारा करती हैं। ठीक है, वही बात हो गई जैसे पहले हम एक, अगर जैसे अब उससे 100, पहले हम अगर पेट्रोल की प्राइसेस थी 80 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर ये बढ़ के अब जैसे 100 रुपीज़ है, अब तो अब 3 रुपये, अब तो करंटली अगर देखा जाए तो 3-4 रुपये गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, 1 अगस्त 2020 को प्राइसेस बढ़ गई है। ठीक है, अब मतलब यही हमारी फॉर एग्जांपल ये 103 रुपये या 4 रुपये पे अब इस टाइम है, वो तो हम एज्यूम करते 80 रुपीज़। ठीक है, अगर यही हम 80 रुपीज़ से बढ़ा के अगर 100 रुपीज़ कर देती, जैसे लास्ट में 100 रुपीज़ हमारी चल रही थी, जैसे 20 रुपीज़ इंक्रीज़ होगी अगर पेट्रोल की प्राइसेस में, तो ज़ाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट पूरी हमारी कमोडिटीज़ पे पड़ेगा। डेली जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल उस पर असरअंदाज होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हमें तो कीमतें फिर ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की और मुख्तलिफ आइटम्स की। ठीक है, अब जब 3 रुपये जैसे प्राइस बढ़ी है 1 अगस्त 2020 में, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है उससे 3 रुपये का भी इम्पैक्ट पड़ेगा हर कमोडिटी पे, उनकी प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी।
ठीक है। इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन इज़ मोस्ट ऑफन एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम ना परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस से भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। इन्फ्लेशन रेट इज़ इक्वल टू चेंज इन प्राइस ओवर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, इसको हम आगे सिंपल देखते हैं। इज इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसको फॉर एग्जांपल इफ प्राइस लेवल वाज $2 in 2000 and $3 in 2005 देन इन्फ्लेशन रेट कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। ठीक है, हमने इसमें एग्जांपल लिया है। ठीक है, कोई भी हमने कमोडिटी ली, उसकी हमने प्राइस रखी $2 in 2000 और $3 in 2005। बेशक आप 2000 ना लें, 2015 कर लें, 18 कर लें, आप 2020 से कंपेयर कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो एज्यूम है, एग्जांपल है, आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन्फ्लेशन रेट इज़ इक्वल टू चेंज ओवर पी ओवर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस पी मल्टीप्लाई बाई 100 इज़ इक्वल टू हमारे पास जो चेंज प्राइस क्या है $3 है। ठीक है, माइनस उसमें से हमने $2 निकालना है, फिर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन्फ्लेशन रेट इज़ इक्वल टू 3 - 2 1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस हमारे पास क्या थी 2 थी, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास इज़ इक्वल टू 50% इंक्रीज़ आई है 2005 में प्राइस। अगर हम 2005 का कंपैरिजन किया है तो हमें 50% चेंज आई है 2005 में। अगर हम यहाँ 4 कर देते तो फिर 100% चेंज आ सकती थी, इससे भी ज़्यादा आ सकती थी। अगर हम यहाँ 6 कर देते हैं, जिसको 8 कर देते हैं, कोई भी कमोडिटी की प्राइस $2 थी 2000 में, अगर हमें 8 कर देते तो ऑटोमेटिक वो हमारी 150% आ सकती थी या 200% आ सकती थी इंक्रीज। ठीक है, ये सिंपल से एक फार्मूले के थ्रू था। ठीक है, इसके अलावा हम इंडेक्स नंबर के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर इंडेक्स नंबर क्या है, शुमारा इशारिया इशारी नंबर भी हम इसे कहते हैं, वो जो इस आमिल में तब्दीली की निशानदेही करता है। ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन रेट को हम लेते हैं इज इक्वल टू करंट प्राइस ओवर बेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी करंट प्राइस हम ले सकते हैं इसमें, जैसे आज जो भी करंट प्राइस है डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस हम कोई भी, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप ये रख सकते हैं बेस ईयर प्राइस को। ठीक है, हम इसी एग्जांपल को फॉलो करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो करंट प्राइस हमारे पास क्या है 3। ठीक है, और ओरिजिनल प्राइस हमारे पास क्या है, बेस ईयर प्राइस हमने 2 है, 2000 रखा है मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास 150 आएगा। ठीक है, 150 हमारे पास तो इंडेक्स के नंबर के थ्रू इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है, ये सिंपल से हमने परसेंटेज फार्मूले से भी निकाला और इंडेक्स नंबर से भी निकाला। ठीक है, फर्दर हम इसकी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन की क्या टाइप्स हैं? नंबर 1 है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मालियाती अफरात ज़र बहुत ज़्यादा शरह पर वाक़ होना, मतलब हाइपर मतलब शदीद दबाव, मतलब जब होता है बहुत ज़्यादा शदीद। ठीक है, ए सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन वेयर ए वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ प्रिवेलिंग इन द कंट्री इज़ कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत ज़्यादा जो दबाव होता है ना, बहुत ज़्यादा अफरात ज़र ना मौजूद होता है, बहुत ज़्यादा शदीद मौजूद होता है। ठीक है, अमूमी तौर पर गालब होते हैं एक कंट्री के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 340% इन्फ्लेशन रेट इन रशिया इन 1995, 4923% इन्फ्लेशन रेट इन अर्जेंटीना इन 1989 एंड द एक्सट्रीम केस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन 700 बिलियन % इन जर्मनी इन 1923। ठीक है, ये डिफरेंट सिचुएशन हमें दी गई है। ठीक है, उस पर एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, रशिया में 340% इन्फ्लेशन रेट था 1995 में, और जो 4923% इन्फ्लेशन रेट था अर्जेंटीना में 1989 में। ये एक्सट्रीम केसेस हैं। ठीक है, और हाइपर इन्फ्लेशन का एक्सट्रीम के 1923 में जर्मनी में जो 700 बिलियन % जो इन्फ्लेशन थी। ये मुख्तलिफ एक्सट्रीम केसेस होते हैं, मतलब इन्फ्लेशन चेंज हो जाती है, मतलब ज़रूरी नहीं होता, वो कुछ अर्से के लिए प्रेशर होता है, उसमें मुल्की हालात भी होते हैं। मुल्क में मतलब अगर खाना जंगी हालात हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, मुल्की हालात बेहतर नहीं, तो उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है।
ठीक है। सब नंबर हमारा सेकंड प्राइस है, सेकंड पॉइंट है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ए मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज imposition of price control on important commodities. The process to prevent price from rising show only the thing that the obvious pressure in the form of rise in price seems to be controlled, but actually the basic pressure causing inflation remains same. सब ठीक है। सप्रेस मैंने महंगाई को दबाना मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करना। ठीक है। इसमें हम महंगाई को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इम्पोजिशन मतलब लागू कर देते हैं, इम्पोजिशन करते प्राइस कंट्रोल करते हैं इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट कमांडर उस पर हम चेक एंड बैलेंस प्राइस कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है। ये भी एक अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ की प्राइसेस को बढ़ने के लिए। ठीक है। लेकिन इसमें ये भी मसला होता है कि हम ऑब्वियसली वाज़ेह तौर पर देख रहे होते हैं कि प्राइस हम कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। प्राइस को बढ़ने से हम रोक रहे हैं, लेकिन अमूमी तो ऐसा नहीं होता। लेकिन बेसिक प्रेशर जो होता है ना वो फिर भी मौजूद होता है। इन्फ्लेशन वैसी की वैसी रिमेन सेम रहती है, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन प्राइसेस वैसी की वैसी रहती है क्योंकि शॉर्टेज होती है, प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है फिर भी। ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट है हमारा स्टैगफ्लेशन। ये भी अफरात ज़र की एक सूरत है जिसको हम जमूद भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अफरात ज़र की ये भी ऐसी सूरत है जिसमें माल की मुतनासिब मांग या रोज़गार मुहैया ना हो। टेकिंग स्टैग फ्राम स्टैगनेशन। ठीक है। जो स्टैग है वो स्टैगनेशन से निकला है, इन्फ्लेशन फ्राम इन्फ्लेशन से निकला है। सो स्टैगफ्लेशन मीन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, स्टैगनेशन भी हम इसे कहते हैं। अलॉन्ग विद ए हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द अकाउंट, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लेशन, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन अफरात ज़र मुल्क के अंदर इकानमी के अंदर मौजूद होता है, माशी निज़ाम के अंदर। सो साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेंट ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ठीक है। और तो बैक वक्त ना दोनों चीज़ें मौजूद होती है, एक तो अफरात ज़र भी ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ जो बेरोज़गारी है वो भी हाई रेट पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्लेशन। ठीक है। इट इज़ ऑपोजिट के इट इज़ डिफ्लेशन, इट इज़ ऑपोजिट of inflation and indicate the situation of persistently falling prices and fall in the money income of the factor of production। ठीक है। डिफ्लेशन क्या है, तफरीत ज़र मतलब किल्लत ज़र भी हम कहते थे, जैसे इसमें पैसों की किल्लत होती है। इट इज़ ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। ये हमारे क्या इन अफरात ज़र के उलट होते हैं। इसमें जो हमारे पास इंडिकेट इशारा करता है सिचुएशन कौन सी होती है, प्राइसेस ना मुस्तकिल तौर पे गिर रही होती हैं, प्राइसेस गिर होती हैं और इस तरह जो मनी है कि जो आपके जो मनी है, पैसे होते हैं आपके वो भी कम होते हैं। ठीक है। एंड फॉल इन द मनी इनकम, और वो भी कम हो रही होती है, मनी इनकम भी हमारा कम और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मौजूद होते हैं ना पैदावार के, उसकी जो मनी इनकम है वो भी गिर रही होती है। इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर फिफ्थ, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सबसे पहले हम ए पॉइंट डिस्कस करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। ठीक है। ये भी इन्फ्लेशन की ना एक टाइप है। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज जनरेटेड व्हेन द प्रेशर ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द अवेलेबल सप्लाई ऑफ आउटपुट। इन दिस सिचुएशन द राइज इन प्राइस लेवल इज इन द नेचुरल कंसिक्वेंस। ठीक है। ये भी एक ऐसी टाइप इन्फ्लेशन की ना अफरात ज़र की एक ऐसी टाइप जो पैदा होती है जब प्रेशर होता है एग्रीगेट डिमांड, जो मजमूई आपकी तलब होती है अशिया की और खिदमात की, वो बढ़ जाती है। जो आपके पास अवेलेबल सप्लाई ऑफ आउटपुट होती है उससे बढ़ जाती है, जो भी हमारे पास अवेलेबल एक्सीड बढ़ जाती है सप्लाई ऑफ आउटपुट से। ठीक है। इन दिस सिचुएशन द राइज इन तो ऑटोमेटिक प्राइसेस जो हमारे पास क्या है वो बढ़ जाती है, इसलिए हमारा प्राइस बढ़े। ये हमारा नेचुरल कंसिक्वेंस, इसका ये कुदरत तो इसका नतीजा निकलता है प्राइस बढ़ने का। ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास ना गुड डिमांड है ना चीज़ों की वो बढ़ जाती है, लेकिन हमारे पास सप्लाई ऑफ आउटपुट कम होती है, उस वजह से हमारे लिए ना प्रॉब्लम होता है। ठीक है। इसको हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज़ द सम ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर। ठीक है। जो एग्रीगेट डिमांड मजबूरी डिमांड होती है उसको अगर हम जमा करते हैं, वो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो भी कंज्यूमर ना खर्च करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंड करती है, और नेट इन्वेस्टमेंट जो कि नेट खाली सरमाए का जो कि एक एंटरप्रेन्योर आजर करता है। ठीक है। या तंजीम करते हैं। ठीक है। ठीक है। व्हेन दीज एक्सपेंडिंग इंक्रीजेज देन एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट एडी टू एडी डैश।
ठीक है। जब भी ये स्पेंडिंग हमारी बढ़ती है तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कहाँ करता है, ए डी टू ए डी डैश, बट एग्रीगेट सप्लाई इज़ नॉट मैचिंग दिस एक्सेसिव डिमांड। लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इस मैचिंग नहीं करती इस एक्सेसिव डिमांड से, सो प्राइस स्टार्ट टू राइज। दिस टाइप ऑफ प्राइस इज़ कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो हमारी प्राइस की कीमत बढ़ती है इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हम इसको पहले डायग्राम में अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक साइड पे हम प्राइस को ले रहे हैं वाई एक्सिस पे और क्यू एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमने इसको क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिमांड और सप्लाई को देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड हमारा नेगेटिव स्लोप है और जो एग्रीगेट सप्लाई है मजमूई जो हमारी रसद है वो पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल जो हमारा पॉइंट ई है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस क्या है, पी ई और क्यू ई। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है किसी भी चीज़ की तो हमारा ऑटोमेटिक जो कर्व है शिफ्ट होकर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी एग्रीगेट सप्लाई मैच नहीं कर रही हमारी एक्सेसिव डिमांड से, तो उसकी वजह से हमारी जो प्राइस है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास जो न्यू प्राइस आएगी वो क्या आएगी, P1 हमारे पास न्यू प्राइस, और Q1 हमारे न्यू क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्राइसेस हमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमारी डिमांड क्या है वो ज़्यादा है, लेकिन हम अपनी सप्लाई को बढ़ा नहीं सके क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जितने हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसलिए प्राइसेस हमारी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सेकंड है हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, दिस द राइज इन जनरल प्राइस लेवल ड्यू टू राइज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, जब भी जनरल प्राइस लेवल आपकी ना बढ़ेगी, ठीक है, किसी चीज़ की तो उसके वजह से हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, पैदावार के जो ज़राए हैं उस पर भी हमें उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। उस पर भी हमारी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। जनरली इट रिलेटेड टू वेज कॉस्ट। बेसिकली जो रिलेट किससे करती है, वेज को, उजरत से रिलेट करती है। व्हेन वेजेस इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट प्राइस राइजेस अपवर्ड। ठीक है, जब भी कोई उजरत बढ़ती है कोई भी लेबर की उजरत हम पे बढ़ाते हैं या उजरत बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक कॉस्ट ऑफ जो हमारे पैदावार की ज़राए होते हैं उनकी कीमत भी बढ़ जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है हमारी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अभी इसको हम डायग्राम के थ्रू पहले देख लेते हैं। एक साइड पे हम फिर वही ज़ीरो लिया, ठीक है, और प्राइस को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी को। ठीक है, फिर वही सेम प्रोसीजर है, पहले हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, नेगेटिव स्लोप है, मजमूई तलब, और एग्रीगेट सप्लाई हमारा क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है हमारे पास, पी ई। ठीक है, पी ही हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास ई है, और क्यू ई हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो जिसके वजह से ये नहीं होते जैसे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीगेट सप्लाई रिड्यूस and aggregate supply curve shift leftward a s to a dash and price start to increase। जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उससे हमारे जो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसकी वजह से एग्रीगेट जो सप्लाई हमारी ना वो कम हो जाती है। ठीक है, एग्रीगेट जब हमारी मजमूई रसद कम होती है तो उसकी वजह से हमारे एग्रीगेट सप्लाई कर्व ना वो उलट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है फ्राम ए टू ए डैश, और इसकी वजह से जो हमारी प्राइस है ना वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। जो अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एग्रीगेट सप्लाई ए एस डैश है। ठीक है, जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है ई डैश हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई डैश। तो हमारे पास न्यू प्राइस क्या आ रही है P1, लेकिन हमारी क्वांटिटी अब क्या है Q1। प्राइस बढ़ी के लेकिन हमारी क्वांटिटी हमारी रिड्यूस हो गई है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, बाकी हम फर्दर कोई क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं बाद में।